भारत के हिस्से में आने वाले हिमालयी क्षेत्र में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील में एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी हैं। रूपकुंड झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये झील हिमालय की 3 चोटियों, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने की वजह से त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, उनके बीच स्थित है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। रूपकुंड झील को कंकालों की झील कहा जाता है। यहाँ इंसानी हड्डियां जहां तहां बर्फ में दबी हुई हैं। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान इस झील की खोज की थी। तकरीबन आधी सदी से मानव विज्ञानी और वैज्ञानिक इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं और ये झील उनकी जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। साल के ज्यादातर वक्त तक इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से यह झील आकार में घटती बढ़ती रहती है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है, तब ये इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। अब तक यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार इसे रहस्यमयी झील के तौर पर बताती है। गुजरी आधी सदी से ज्यादा सालों से वैज्ञानिकों ने इस झील में पड़े कंकालों का अध्ययन किया और कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की। उनके सामने कई सवाल थे, जैसे ये कंकाल किन लोगों के हैं? इन लोगों की मौत आखिर कैसे हुई? ये लोग कहां से यहां आए थे? इन मानव कंकालों को लेकर एक पुरानी कहानी यह बताई जाती है कि ये कंकाल एक भारतीय राजा, उनकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं। 870 साल पहले ये सभी लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए थे और यहीं दफन हो गए। एक और थ्योरी के मुताबिक इनमें से कुछ कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं, जो कि 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और जिन्हें हराकर भगा दिया गया था। इनमें से 70 से ज्यादा सैनिकों को हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए वापस लौटना पड़ा और रास्ते में उनकी मौत हो गई। एक अन्य कहानी के अनुसार माना जाता है कि यह एक कब्रगाह हो सकती है, जहां किसी महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया होगा। इस इलाके के गांवों में एक प्रचलित लोकगीत गाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि कैसे यहाँ पूजी जाने वाली नंदा देवी ने एक लोहे जैसा सख्त तूफान खड़ा किया, जिसकी वजह से झील पार करने वालों की मौत हो गई और वे यहीं झील में समा गए। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसका नाम इन्हीं देवी के नाम पर रखा गया है। कंकालों को लेकर किए गए शुरुआती अध्ययनों से पता चलता है कि यहाँ मरने वाले अधिकतर लोगों की ऊंचाई सामान्य से थोड़ी ज्यादा थी। इनमें से ज्यादातर मध्यम आयु वर्ग के थे, जिनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच रही होगी। इनमें उम्रदराज महिलाओं के भी कंकाल हैं, लेकिन बच्चों का कोई भी कंकाल नहीं है। इन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा। साथ ही आमतौर पर यह माना जाता है कि ये कंकाल एक ही समूह के लोगों के हैं, जो कि 9वीं सदी के दौरान किसी अचानक आई आपदा के दौरान मारे गए थे। 5 साल तक चले एक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि ये सभी कयास शायद सच नहीं हैं। इस अध्ययन में भारत समेत जर्मनी और अमेरिका के 16 संस्थानों के 28 सहलेखक शामिल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 38 इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया। इनमें 15 महिलाओं के अवशेष शामिल हैं। इनमें से कुछ 1200 साल पहले के हैं। अध्ययनकर्ताओं ने पाया है कि मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग हैं और उनकी मौतों के बीच में 1000 साल तक का अंतर है। अध्ययन की मुख्य लेखिका ईडे ओएन हार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्रा हैं। वे कहती हैं, इससे वह थ्योरी खारिज हो गई जिसमें कहा गया था कि किसी एक तूफान या आपदा में ये सभी मौतें हुई हैं। अभी भी यह साफ नहीं है कि रूपकुंड झील में आखिर क्या हुआ था, लेकिन हम यह बात जरूर कह सकते हैं कि ये सभी मौतें किसी एक घटना से नहीं हुई हैं। इससे भी ज्यादा दिलचस्प यह है कि जेनेटिक स्टडी से पता चला है कि ये लोग अलग अलग मूल के थे। मसलन इसमें एक समूह के लोगों के जेनेटिक्स मौजूदा वक्त में दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों के जैसे हैं,
जबकि दूसरे समूह के लोगों के जेनेटिक्स मौजूदा वक्त में यूरोप के लोगों से मिलते हैं। खास तौर पर ये यूनान के द्वीप क्रीट में रहने वाले लोगों जैसे हैं। साथ ही दक्षिण एशिया से आने वाले लोग भी एक ही आबादी का हिस्सा नहीं लगते। हार्ने कहती हैं, जेनेटिक्स के आधार पर इनमें से कुछ इस उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के लोगों से मिलते जुलते हैं, जबकि अन्य दक्षिण हिस्से में बसे समूहों से मिलते जुलते हैं। तो ऐसे में क्या अलग अलग समूहों के लोग कुछ 100 वर्षों के अंतराल पर इस झील के दौरे पर गए थे? क्या इनमें से कुछ किसी एक घटना में मारे गए? यह झील किसी ट्रेड रूट पर नहीं पड़ती है, यानी व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों का हिस्सा नहीं थी। इस जगह पर ना तो कोई हथियार मिले और ना ही व्यापार का कोई सामान मिला है। जेनेटिक अध्ययनों में इनमें से किसी में प्राचीन बैक्टीरियल जीवाणु का भी पता नहीं चलता, जिससे यह माना जा सके कि किसी खास बीमारी की वजह से ये लोग मारे गए थे। झील के रास्ते में पड़ने वाले एक तीर्थ स्थल से शायद इस बात का स्पष्टीकरण मिलता है कि लोग आखिर इस इलाके की यात्रा पर क्यों आए होंगे। अध्ययनों की माने तो 19वीं सदी के आखिर तक इस इलाके में तीर्थ यात्रा के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन 8वीं और 10वीं सदी के स्थानीय मंदिरों में मिले शिलालेख इशारा करते हैं कि यहाँ उस दौर में लोग तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर कुछ कंकाल उन लोगों के हो सकते हैं जिनकी मौत किसी तीर्थ यात्रा के दौरान हुई होगी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि पूर्वी भूमध्य सागर के इलाके के लोग भारत के हिमालय की इन ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद झील पर क्या करने आए थे? इस बात की उम्मीद कम जान पड़ती है कि यूरोप के लोग इतना लंबा सफर तय करके एक हिंदू तीर्थ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए रूपकुंड पहुंचे होंगे। तो क्या ये हो सकता है कि पूर्वी भूमध्य सागरीय पूर्वजों की जेनेटिक रूप से अलग आबादी पीढ़ियों से इस इलाके में रह रही हो? हार्ने कहती हैं, हम अभी भी इन तमाम सवालों का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं।